वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज लिस्टिंग लेके आ गया हूं मैं पॉलिटी के लिए, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो में देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताऊंगा, वही लर्न करना है, बाकी इधर उधर नहीं भटकना है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट देख लेंगे, सारे शेड्यूल मतलब अनुसूचियां देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं, अभी आप सिर्फ रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल में डील करता है। आर्टिकल 1 to 4 किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ या उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा नागरिकता से डील करता है, आर्टिकल 5 से 11, या सिटीजनशिप, इंग्लिश में कहें तो सिटीजनशिप, ठीक है। तीसरा है मौलिक अधिकार 12 से 35, मौलिक अधिकार 12 से 35। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, 36 से 51। मौलिक कर्तव्य डील करता है आर्टिकल 51A से। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। संघ सरकारें डील करती हैं 52 से 151। अब संघ सरकार भी भैया कौन होती है ये पूछता है, तो संघ सरकार में कौन कौन आता है? तो देखो, कार्यपालिका 52 से 78, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संघ की न्यायपालिका, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो कहने का मतलब आसान भाषा में मैं अगर आपसे कह दूं तो बस ये याद रखो, पार्ट 5 संघ सरकार से डील करता है, ठीक है, जो आर्टिकल 52 से 151 है। अब एक बार रिवीजन कराता हूं कैसे। अगर मैं पूछूं कि पहला पार्ट क्या है, तो आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। अच्छा, मैं पूछूं दूसरा पार्ट क्या है, तो आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप। आर्टिकल पूछूं तो बताओ 5 से 11 से रिलेटेड जो भी चीज़ें नागरिकता में, मैं कहूँ बहुत बढ़िया। तीसरा पूछूं तो आप बताओ सर, तीसरा पूछो ही मत, मैं बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार है सर। तो मैं आपसे अगर अधिकार मौलिक पूछ लूँ, राइट्स आर्टिकल क्या है, तो आपके मुंह से आवाज आएगी 12 से 35 सर। फिर मैं आपसे पूछूं चौथा बताओ पार्ट, तो आप बताओ सर डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। फिर मैं आपसे पूछ लूँ अच्छा इसके बाद क्या सीन है, तो आप बताओगे क्या सीन है, जो आप सीन बनाओ वो बन जाएगा। पार्ट 4 है मौलिक कर्तव्य है सर, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का कब ऐड किया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सर ऐड करा गया, बहुत बढ़िया। फिर पांचवा पार्ट आपने बताया सर, पांचवा संघ सरकार से डील करता है, आर्टिकल 52 से 151 तक। मैंने कहा बहुत बढ़िया, धुआं धुआं मचा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक, यहाँ तक याद हो गया। छठा पार्ट, अब एक क्रोनोलॉजी बनाओ दोस्तों। देखो, पांचवा क्या है? संघ सरकार ना। अब संघ सरकार है तो भारत में राज्य सरकार भी तो होगी, तो छठे पे आ जाएगी राज्य सरकार। क्या आ जाएगी? राज्य सरकार। अब संघ सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई, तो सातवां पार्ट तो दोस्तों हटा दिया गया था। अब आठवें में बचा क्या? देश में क्या क्या है? सेंटर है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है ना। तो ऐसे आठवें पार्ट में क्या आ जाएगी? यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो छठा पार्ट डील करता है राज्य सरकारों से, इसको नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है। छठा पार्ट राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के बाद सातवां पार्ट भैया हटा दिया गया, सातवां पार्ट हटा दिया गया। अब अभी बताया ना, केंद्र है, राज्य है, बचा क्या भैया? केंद्र शासित प्रदेश। या मुंह थोड़ी ताकेगा, उसको भी तो जगह चाहिए, तो पार्ट 8 में डाला गया संघ शासित प्रदेश। अब अच्छा, तुम केंद्र वाले बैठे हो, राज्य वाले भी बैठ गए हो, और केंद्र शासित प्रदेश भी बैठ गए हो, तो गांव वाले क्या झुंझुना ही लाएंगे भैया? पंचायत वाले भी तो मांगेंगे। तो पार्ट 9 में कहा ठीक है, तुम्हें भी जगह मिलेगी, पार्ट 9 पंचायत ले लो, पार्ट 9 पंचायत ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये आर्टिकल, ऐसे याद रखो, पंचायत ले लो। अब अच्छा, केंद्र बैठ गया, राज्य बैठ गया, ठीक है। केंद्र कहाँ बैठा? 5 में, राज्य कहाँ बैठा? 6 में, 7 तो है ही नहीं, 8 में यूनियन टेरिटरी बैठ गई, 9 में पंचायत बैठ गया। म्यूनसिपैलिटी जो शहर में, वो क्या करेंगे भैया? वो थोड़ी झुंझुने लाएंगे, उनको भी चाहिए, तो कहा ले भैया तुम 9A में आ जाओ, ठीक है, 9A में। इसी तरह फिर 9B मतलब 9 खा में कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सहकारिया समितियों को डाला गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 9A 9। पंचायत को क्या बैठ करा गया था पार्ट 9 में? तो आपको पता होगा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। नगर पालिकाओं को भी 1992 में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लिख सकते। और इसको दोस्तों कब मिला सहकारिया समिति को? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। तो ये तीनों अमेंडमेंट भी साथ में याद रखो, पार्ट भी याद रखो, ठीक है, एग्जाम में आपके ये पूछ सकता है, ठीक। तो इतना हो गया। अब 9 खा तक याद हो गया, तो फिर आता है दोस्तों
पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। पार्ट 11 में आ जाएगा संघ और राज्य के बीच में संबंध, संघ और राज्य के बीच में संबंध। पार्ट 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध। ठीक है, 10 तक एक बार रिकॉल करा देता हूं फिर से, 10 तक एक बार रिकॉल करा देता हूं फिर से। पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा डीपीएसपी, 4A मौलिक कर्तव्य ऐड कब हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 1976। संघ सरकारें पार्ट 5, राज्य सरकारें पार्ट 6, 7वां पार्ट हटा दिया गया है। पार्ट 8 संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी। पार्ट 9 पंचायत ऐड हुई 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। पार्ट 9 है नगर पालिकाएं ऐड हुई 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 9B सहकारिता समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। पार्ट 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। पार्ट 11 संघ और राज्य के बीच में संबंध। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और पार्ट 12 कैसे संबंध, भाई संघ और राज्य के बीच में संबंध तो बना दिया आपने, ये संघ है और राज्य में बीच में रिलेशन बन गए। और रिलेशन बिना पैसे के कैसे चलेंगे भाई, जब तक पैसा ही नहीं आएगा। तो कहा ठीक है पैसे का रिलेशन बन जाएगा पार्ट 12 में। कैसा, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है, इन सब का संघ और राज्य के बीच में संबंध बना वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का पार्ट 12 में। अब भैया पैसे का तो हो गया, अब पैसे का निपटारा कौन करेगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से ही तो पैसा आएगा। तो पार्ट 13 में डाला भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। तो इतना भी याद रखो अगर चल जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कहाँ है, पार्ट 13 में। पार्ट 12 में क्या था, वित्त संपत्ति संविदाएं। 11 में क्या था, संघ और राज्य के बीच में रिश्ते। ठीक है, चलो 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो ना यूपीएससी, ये सब संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पार्ट 14। ठीक है, पार्ट 14 संघ और राज्यों के बीच में सेवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आता है दोस्तों पार्ट 14A। पार्ट 14A अधिकरण, पार्ट 14A अधिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पार्ट 14A अधिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मौलिक कर्तव्य के साथ ही इसको भी ऐड किया गया था संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अधिकरण 14A में है 1976 42वें संशोधन अधिनियम। निर्वाचन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 से 29 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव भी होने हैं इस साल। ठीक है, तो पार्ट 15 में चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है। ठीक है, 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 18 आपात प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपात प्रबंध क्या है, आपात प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है 18। 19 में प्रकीर्ण से डील करता है, किससे डील करता है, प्रकीर्ण से डील करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 20 संशोधन, संविधान का संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा। संशोधन संविधान का जो है वो कौन से पार्ट में दिया है, तो आर्टिकल 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पार्ट कौन सा है, 20। कौन सा है, 20। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध ये कहाँ दिए हुए हैं, ये है पार्ट 21 में। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध पार्ट 21 में। ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये पार्ट 22 में। ये किसमें, पार्ट 22 में। ठीक है, तो एक बार आओ फिर से रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना कहाँ कुछ हो पाएगा, है ना। पढ़ तो तब से ही रहेगा, दूसरा रिवीजन कहाँ करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन में कराऊंगा आपको, एक सेकंड। चलो, तो सबसे पहला पार्ट क्या था भैया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11 पार्ट 2, मौलिक कर्तव्य पार्ट 3 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशकता तो 36 से 51, मौलिक कर्तव्य 51 है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, संघ सरकारें पार्ट 5, राज्य सरकारें पार्ट 6, पार्ट 7 हटा दिया गया, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्र, पार्ट 9 में आ जाएगा पंचायत, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समितियाँ। इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 10, संघ और राज्यों के बीच में संबंध 11। अब संबंध कैसा, पैसे से बनता है, तो पार्ट 12 में पैसे से रिलेटेड चीजें यानी वित्त वगैरह आ जाएगा, वित्त संपत्ति संविदाएं। अब वित्त तो तभी आएगा ना जब व्यापार होगा, तो पार्ट 13 में क्या कर दिया, भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार। ठीक है, अब व्यापार तो भैया होगा तो ऑफिसर भी चाहिए, तो संघ और राज्य के बीच में सेवाएं पार्ट 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पार्ट 14। अब 14A में डाला गया अधिकरण को, किसको डाला गया, अधिकरण को, ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुआ। पार्ट 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन से डील करता है, 324 आर्टिकल। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इसको डाला गया पार्ट 16 में। ठीक है, राजभाषा भारत की पार्ट 17 में डाल दी गई, किसमें, पार्ट 17 में।
पार्ट 18 में आपात प्रबंध को डाला गया। आपात प्रबंध 18। 19 प्रकीर्ण से डील करता है, प्रकीर्ण। पार्ट 20 संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, ये पार्ट 21 में दिए हुए हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये पार्ट 22 में दिए हैं। तो ये पार्ट का काम धाम खत्म हो गया ना। अब चलो महत्वपूर्ण आर्टिकल बताता हूँ आपको। चलिए अब महत्वपूर्ण आर्टिकल बताता हूँ। सुनो एक चीज़, जो बताऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख के बस वही याद करना है, बाकी नहीं याद करना है, ठीक है। वही मिलेंगे, इतनी तो गारंटी है भाई। तो देखो पहली चीज़, 1 से लेके 51 तक, इनमें तो कोई दो राय नहीं है, ये पूरी रटनी चाहिए आपको, आपको रटे होने चाहिए, रटना है। 1 से 51 तक आर्टिकल तो सारे रटने हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मतलब मौलिक कर्तव्य, वो पूरी 11 की 11 पीनी है। इतनी चीज़ें तो करनी ही करनी है, बाकी सेलेक्टिव आर्टिकल करने हैं, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। चलो पहले पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट मतलब आर्टिकल 1 में क्या दिया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मान लो जैसे ही भारत है, अब भारत को मालदीव को कहना है अपना ही हिस्सा बनाना है, तो पार्ट 2 के तहत बनाना पड़ेगा, क्योंकि मालदीव अभी भारत में नहीं आता है, ठीक है। और अगर भारत के राज्य के अंदर ही नया राज्य बनाना, जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से काट के, तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। तो वो 3 के तहत हो जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, नए राज्यों को प्रवेश देना है ना, जैसे मालदीव बहुत उत्तर रहा है, उसको मोदी जी के आओ भाई तुम इंडिया में आओ, तो वो आर्टिकल 2 के तहत हो जाएगा, ठीक है। अब 2A, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया था, है ना, तो इसको कोई खास महत्वता नहीं देनी, आर्टिकल 2 याद रखो बस। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम हमारा पार्ट तो था नहीं, उसको भारत में मिला लिया, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया। तेलंगाना को पूछे भारत को किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया था। चलो, नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व नाम बदलना, ये 3 में आता है। अब मान लो उत्तर प्रदेश का नाम राम प्रदेश करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। चलो पार्ट आर्टिकल 4, पहली और एक चीज़ और, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का अनुच्छेद 2 और 3 अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। तो आप कहोगे क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं बता रहा हूँ ना। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो 2 और 3 के तहत आप परिवर्तन कर रहे हैं ना, जो 2 और 3 के तहत आप परिवर्तन कर रहे हैं, उसको संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा उसको आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। और जब 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे, तो जो चौथी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची, अब क्या है चौथी अनुसूची? चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से रिलेटेड है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब एक चीज समझो, जब नए राज्य बन गए तो राज्यसभा में सीटों की भी दिक्कतें हो जाएंगी, मतलब घटे बढ़ेंगी। तो कहने का मतलब है, जब 2 और 3 आर्टिकल में परिवर्तन होगा, तो ऑटोमेटिकली चौथे अनुसूची में भी परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। और ये 2 और 3 आर्टिकल सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, समझ गए? सिंपल था। चलो एक बार 1 से 4 फिर से देख लो। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। 2 क्या कहता है? नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। 3 कहता है राज्यों का नाम, पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा कम करना, घटाना, बढ़ाना, ये सब 3 में आता है। 4 कहता है 2-3 में जो काम कर रहा है वो 368 के थ्रू नहीं होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा, प्लस 2-3 में जो काम होगा चौथी अनुसूची में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नागरिकता पे। नागरिकता 5वें में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। पार्ट 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। तो मतलब शॉर्ट में ये समझ लो, ऐसे लिखो पाक, ऐसे लिखो इंडिया। आर्टिकल 6 डील करता है पाकिस्तान से जो भारत में आते हैं उनको कैसे क्या राइट्स मिलेंगे, कैसे क्या नागरिकता मिलेगी, ये डील करता है, सिंपल चीज़। ठीक है। पार्ट 7 जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और बाद में वापस आएंगे, उनसे डील करता है। ठीक है, नागरिक के अधिकार। पार्ट 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। मतलब ये किससे बात करता है? ये बात करता है जो भारत से बाहर रहते हैं ना, पर है वो भारतीय मूल के, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। जैसे मान लो किसको ले लें, किसको ले लें, किसको ले लें, आपने वो देखा होगा अभी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प के साथ खड़े हो रहे थे, भारतीय मूल का जो भी विदेश में रहता हो, अगर उसको चाहिए होगा ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें पार्ट 8 में दी हैं। ठीक है, मतलब आर्टिकल 8 में। 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना। मतलब 9 कहता है जैसे ही आपने दूसरे राज्य की सिटीजनशिप ली, आपके राइट छिन जाएंगे। मतलब कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 ही हमें प्रोहिबिट करता है कि हम दूसरे राज्य की नागरिकता नहीं ले सकते। मान लो मैं इंडियन हूँ, जैसे ही मैं इंग्लैंड की नागरिकता लेता हूँ, तो मेरी यहाँ की ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 के तहत चली जाएगी। ठीक है,
आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकार को बना रहना, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, ठीक है। और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब कहने का संसद द्वारा जो भी नागरिकता के अधिकार हैं वो कानून के द्वारा छीने या घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है पार्लियामेंट को अधिकार है नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाने का, अगर वो चाहेगी तो वो कुछ भी कानून बना सकती है, ठीक है। पर जिसकी नागरिकता मिल चुकी है वो नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगता है, प्रेजेंट से लागू होता है। इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन सीएए में कई लोगों को हो गई थी ना, तो ऐसा नहीं होता है। अब तो भारत का नागरिक बन चुका है वो तो बन ही जाएगा, उससे नए डॉक्यूमेंट्स आने से थोड़ी कोई दिक्कत होगी, तो ये याद रखना। समझ गए ना ये। 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले 6 में, भारत से पाकिस्तान जाने वाले वापस आने वाले 7 में। 8 कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब भारतीय मूल का जो विदेशी है उसको चाहिए होगी तो वो पार्ट 8 में है। 9 में कहता है कि जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे तुम्हारी छिन जाएगी। 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और 11 कहता है कि संसद कानून बनाएगी नागरिकता के तहत, ठीक है। चलो अब देखते हैं मूल अधिकार। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 परिभाषा देता है किसकी, राज्य की। क्या होता है राज्य, बस इतना शॉर्ट में समझ लो, जितनी समस्त सरकारी चीज़ें हैं, समस्त सरकारी चीज़ें, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत, ठीक है, आपका म्यूनसिपैलिटी और आपका पंचायत एरिया, ये सब जितनी चीज़ें सरकारी होती हैं उसको राज्य के अंदर परिभाषित किया जाता है। और राज्य मतलब स्टेट आपके कोई भी राइट्स को छीन नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका क्या मतलब है, तो देखो मूल अधिकारों से असंगत का मतलब ये है, शॉर्ट में ये समझो कि कोई भी कानून या लॉ अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है, ठीक है। ये आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून, और कानून की डेफिनेशन देता है आर्टिकल 13। कानून क्या है, जैसे संसद जो बनाती है, राज्यों में विधानसभाएं जो बनाती है, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास करता है, ये सब कानून है। तो इसमें बात उड़ती है कि आर्टिकल 368 तो कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान संशोधन अधिनियम वो अगर फंडामेंटल राइट छीन रहा है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। पर 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट तो छीन सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर अगर वो हुआ, मूल अवधारणा हुई, तो वो नहीं छीन सकते। तो यार इतनी खिचड़ी पकाने से अच्छा है आप बस इतना समझ लो कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीने। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो कानून नहीं होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ, बस 2 चीज़ें याद रखो। 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब ये समझो विधि के समक्ष समता, जैसे सलमान खान हो या मैं, कानून के आगे तो सभी समान है ना। कोर्ट ये तो है नहीं कोर्ट सलमान खान के घर आ जाएगा, है ना। कानून के आगे सभी बराबर है, इसीलिए आंखों पे पट्टी चढ़ाई जाती है कि भैया सब समान है। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब समझते हो ना, कि जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया, आपने कहा सर फिर से बता दीजिए, और सामने वाले ने कहा अरे सर मुझे आगे मत बताइए, तो वो तो यहाँ पहुँच गया, आगे है, आप पीछे हो, और मैं उसी को देख के चलूँ, तो ये समान संरक्षण नहीं हुआ ना क्लास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी मैं आपके बराबर लाऊं, फिर मैं इक्वली क्लास स्टार्ट करूं, है ना। तो यही तो सरकार करती है, जो आगे है मतलब अपर क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, पहले बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे के उसको बराबर लाती है, फिर इक्वल ट्रीट करती है ना। तो आर्टिकल 14 यही कहता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखो। बाकी पॉलिटी में इस विस्तार से कभी पढ़ाऊंगा ना, तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा। अब समय बचा नहीं, इसको बस फटाफट से रिवाइज कर लो दोस्तों, ठीक है। चलो 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। मतलब रिलीजन, रेस का, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका धर्म, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये कहते यार मुस्लिम लोगों को हम आईएएस नहीं बनने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मूल, वंश, ठीक है, इसके आधार पर। लिंग मतलब समझते ही हो, जन्म स्थान के आधार पर। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखा होगा, लंबाई, ऊंचाई देखा, जैसे पुलिस में क्या कहते हैं हाइट चाहिए होती है। अगर अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यार सर आप आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि हाइट के आधार पर उल्लंघन किया जा सकता है कि भैया आप टिंगू हो तो आपको पुलिस में नहीं लेंगे, पर ये थोड़ी कहेंगे कि आप काले हो, है ना, काले लोगों को नहीं लेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये 15 कहता है। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, किसके, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब कि जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी, सबको समान अवसर है, पर किसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। यूपी पीसीएस का फॉर्म सभी भर सकते हैं ना,
मतलब किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा अगर वो भारतीय है, कहने का मतलब है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता से डील करता है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता, किसी से आप छुआछूत नहीं कर सकते। 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। मतलब देखा होगा आपने, जैसे लिखा होता है एडमिरल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब आप अपने नाम पे लगा सकते हो। राजा रणछोड़ दास आशीष तिवारी, ये सब नहीं लगा सकते हो भैया आप। क्यों? क्योंकि ये एक स्टिग्मा क्रिएट करता है ना अपर और लोअर का, तो इसलिए ये प्रोहिबिट है। आप अपने आगे अवार्ड का नहीं लगा सकते, पद्म, भारत रत्न, है ना, ये सब नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो सिर्फ सेना या विद्या संबंधी, जैसे मान लो आप डॉक्टर, पीएचडी कर ली तो डॉक्टर लग गया, एमबीबीएस कर ली डॉक्टर लग गए, ये सब अलाउ है। पुरस्कार, वीर चक्र, ये सब नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल 8 में है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण और निवास वृत्ति, ठीक है। तो ये 6 हमें आर्टिकल 19 में मिलते हैं। कौन कौन से पता है ना आपको? 6 कौन कौन से होते हैं भैया? 6, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, कहीं भी आप असेंबल हो सकते हो, पीसफुल, 8-10 लोग अपना विरोध जता सकते हो बिना किसी हथियार के, ठीक है। आप एसोसिएशन बना सकते हो, मतलब संघ बना सकते हो, आप अपना कहीं भी भारत में घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। मतलब मान लो आपने कोई अपराध करा है या नहीं करा, आपको पकड़ लिया गया, तो आपके पास क्या क्या अधिकार है अपने आप को प्रूव करने के लिए, है ना। तो ये आर्टिकल 20 में दिया हुआ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि आपको भैया 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आपको वकील मिलेगा, आपसे ज़बरदस्ती बयान नहीं पुलिस में लिया जा सकता, अगर आप पुलिस में बयान देते भी हैं तो वो वैलिड नहीं है जब तक आप कोर्ट में नहीं मानते हैं ना। तो ये सब अच्छे संरक्षण है। चलो 21 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्राण और दहेज स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना, मतलब राइट टू लाइफ। 21 है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 21 है, मतलब ये 1 से 51 तो सारे ही लर्न करने, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण मिल जाता है। कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन जो मिलती है आपको ना, एक जो कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जैसे कुछ केसों में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, एक प्रिवेंटिव एक पुनिटिव, है ना, 2 होते थे। चलो वो बता दूंगा कभी फ्री होके। चलो 22 हो गया आपका, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। बलात् श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध, ठीक है, मतलब बच्चों की मानव तस्करी जो होती है वो आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट करता है, ठीक है। आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम को निषेध करता है, कारखानों में बाल श्रम को निषेध करता है 24, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आर्टिकल 25 अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको जैसे चाहो अपने धर्म को पालन करो, ठीक है। धार्मिक कार्यों की प्रबंधता की स्वतंत्रता, ये कहाँ है? आर्टिकल 26 में, जैसे आप पूजा पाठ, हवन कुंड, ये सब आप कहीं भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो, पर हाँ पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस पर अगर आप बीच रोड में हवन करने लगोगे, ठीक है, तो उसमें पब्लिक का आवागमन रुकेगा, वहाँ पर रोका जा सकता है आपको, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। ऐसे ही 27 आपका कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। किसी भी धर्म विशेष में अभिवृद्धि के लिए मतलब टैक्स वैक्स नहीं लगाया जा सकता, आप अपने मतलब फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजन, मतलब आप अपने धर्म का अगर प्रचार करो तो आपको टैक्स थोड़ी लिया जाता है। देखते हो मंदिर मस्जिद इन सब पे कोई टैक्स थोड़ी है ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 में कहता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। अब मान लो किसी को जय श्री राम या हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है ना, वो मुस्लिम है तो उसको स्वतंत्र है, वो नहीं पढ़ सकता, ये आर्टिकल 28 कहता है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में उसको स्वतंत्रता है कि वो मना भी कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग को नमाज स्कूल में पढ़वाई जाए तो हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे, भाई हमारी स्वतंत्रता है, भाई हम नहीं पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा आर्टिकल 29 में मिलती है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह है, ठीक है, तो माइनॉरिटी जो है वो अपने कॉलेजेस का जो प्रशासन है वो खुद ही उसको मैनेज कर सकती है, ये आर्टिकल 30 कहता है, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये 30 में। 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये हटा दिया गया दोस्तों, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हटा दिया गया है। 31 का संपदाओं आदि का अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो, जो बता रहा हूँ वो करो बस। 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय। मान लो आपका
जो फंडामेंटल राइट छीन रहे तो आप 5 रिट दायर कर सकते हो। हेबियस कॉर्पस होता है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो, बता दूंगा उसको भी, ठीक है, वो आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट में अगर रिट जारी करना है तो आर्टिकल 226 के तहत होता है, ठीक है। चलो 32 से कोई मतलब नहीं। 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांत होने की संसद की शक्ति, ठीक है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों, जो आपका आर्मी वगैरह है ना, उस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब अब जैसे आर्मी कह दे मेरे फंडामेंटल राइट है भैया, राइट टू लाइफ, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, तो नहीं, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है ये, ठीक है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, मिलिट्री रूल, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन, तो ये भी छोड़ सकते हो, बस इतने आपको याद रखना, ठीक है। इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 36 देख लेते हैं। 36 वही है जो 12 कहता है, राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 और 36 सेम है, ठीक है। 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 37 क्या कहता है, जो भी इस भाग में अंतर्विष्ट तत्व है उनको लागू किया जाएगा। 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाना राज्य लोक कल्याण के लिए। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का में मिलती है या 39 ए में मिलती है, ठीक है। सबको, मतलब अगर कोई गरीब है उसके पास नहीं लॉयर हायर करने का पैसा है तो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, सरकारी वकील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 41 में दिया। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है, ठीक है। 39 ए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। 42 काम की न्याय संगत और मनोविद दशाओं का था प्रूसित सहायता संबंध करना, ये थोड़ा खास नहीं है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 41 है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43 ए में है। 43 बी में आपका आ जाएगा सहकारी समितियों का बढ़ावा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सहकारी समितियों को बढ़ावा कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 43 बी में। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बहुत बात हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है। मुस्लिम कानून, हिंदू कानून, मतलब फैमिली कोर्ट में सब एक ही हो। जैसे आज मर्डर की लिए फांसी सभी को मिलती है ना, तो वो सब पे ही लागू होता है, ठीक है। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, आर्टिकल 45, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल 46 में है। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये 47 है, ठीक है। 48 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 48, ठीक है। 48 ए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में डील करता है, बस इतना याद रखो, पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48 है, ठीक है। इसको याद करते करते 40 मत भूल जाना, पंचायतों के बारे में करता है, ठीक है। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मतलब ये नहीं ताजमहल में जाकर लिख दो सोनम लव रिंकू, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। मतलब भैया जो इतिहास की बहुत पुरानी हमारी जो स्मारक है उनको संरक्षण देना हमको, ठीक है, ये 49 कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका मतलब जैसे मंत्रालय जो है, होम मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, और कोर्ट, इनको दोनों को अलग रखो। अगर इसका इसमें प्रवेश हो गया तो फिर भैया न्याय कैसे मिलेगा, ये आर्टिकल 50 कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51। चलो आओ एक बार 1 से 51 रिवीजन करते हैं, फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत कम बचेंगे वो बता। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे पक्का हो जाए, और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल संघ और उसका नाम राज्य क्षेत्र। दूसरा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, 2 ए छोड़ सकते हो क्योंकि हट गया है। तीसरा नए राज्यों का नाम, उसके राज्य से पुराने क्षेत्रफल, सीमा व नाम बदलना, ठीक है, मतलब एक ही राज्य को काट पीट के 2 बनाना। चौथा 2 और 3 में जो करते हो वो 368 में नहीं माना जाता है, 2 और 3 में जो करोगे तो चौथा शेड्यूल में भी, मतलब चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 5वां संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। छठा पाकिस्तान से जो भारत आता है, पाकिस्तान से जो भारत आता है उसको नागरिकता के प्रावधान। 6 कहता है, मतलब 7 कहता है इंडिया से जो पाकिस्तान जाता है
और बाद में जो वापस आता है उसके प्रावधान। 8 कहता है जो भी भारतीय मूल का नागरिक विदेशों में रहता है उसको अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो क्या प्रावधान है, तो ये उससे डील करता है। 9 कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप, कि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे आपकी यहाँ की नागरिकता छिन जाएगी। 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, वो नहीं जाएंगे। 11 कहता है नागरिकता से संबंधित कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, और पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा वो नागरिकता वालों को पे पूरे लगेंगे, ठीक है। पार्ट 12 राज्य की परिभाषा बताता है, और यही पार्ट मतलब आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है, और यही काम आर्टिकल 35 भी करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 35 क्यों 36 करेगा ये आर्टिकल। चलो 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कानून अगर आपका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार छीनता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा उस कानून को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कानून नहीं होता है, ठीक। 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 कहता है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद नहीं किया जा सकता आपके साथ। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अधिकार है सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने का, ठीक है। 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध है, मतलब अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। 18 किसी भी तरह से आप टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, पर हाँ आपको जैसे सेना ने कोई टाइटल दिया है या आपका एकेडमिक्स टाइटल है जैसे डॉक्टर, वकील, लॉयर, ये सब अलाउ है, ठीक है। 19 हमें जो 6 अधिकार देता है वो बोलने की आज़ादी है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सम्मेलन की आज़ादी, संघ की आज़ादी, संचरण, निवास और वृत्ति की आज़ादी। कहने का मतलब है हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी असेंबली बना सकते हैं बिना हथियारों के, कहीं भी पूरे भारत में घूम सकते हैं, कहीं भी अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं ना। तो ये आर्टिकल 19 कहता है। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर आपसे कोई अपराध होता है या नहीं होता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप निर्दोष हैं। 21 भैया राइट टू लाइफ या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वहीं 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, है ना, कि कुछ दशाओं में आपकी गिरफ्तारी और निरोध में आपको संरक्षण मिलता है। वहीं 23 बाल श्रम या बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है, जो मानव तस्करी होती है ना उसको रोकता है। 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध करता है, ठीक है, कि बच्चों को कारखानों में जहाँ पे उनकी जो हेल्थ है उसको इश्यूज हो, जैसे पटाखे, सिगरेट, ये सब फैक्ट्री है, यहाँ पे बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा। अंतःकरण की और धार्मिक के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है हमें, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में, कि आप देखो ना, आप पूरे 22 जनवरी को पूरा देश में राममय हुआ, हर गली में कुछ ना कुछ हुआ है ना, तो ये हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं मस्जिद में जाके मूर्ति स्थापित कर देंगे, तो वो तो गलत चीज़ है ना, ठीक है। 27 कहता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि आप अपने धर्म को प्रमोट करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखते हो ना, कथावाचकों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, इन सब पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब आपका मन हो तो आप प्रेयर करो, नहीं मन है तो आप नहीं करो, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप दूसरे धर्म के हो और एक धर्म की पूजा पाठ में भाग लो, ठीक है। 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये 30 में। संपत्ति का अधिकार हट चुका है। 31 है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, ठीक है। रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट छीनते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। 32A ये सब कोई दिक्कत नहीं है, भूल सकते हो। 36 वही है जो 12 कहता है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 है बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोविच दशाओं का तथा प्रसूतित सहायता का उपबंध, ठीक है। 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, है ना, जो भी कर्मकार हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिलेगी। 43 है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, बालकों को निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि 46 में होती है। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने में लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसडीजी गोल भी है। कृषि और पशुपालन का संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48। 48 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी भैया विरासत है हमारी पर्यावरण की, है ना, पर्यावरण का संरक्षण करना है हमको, ठीक है, पर्यावरण को खराब नहीं करना है। 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों जैसे ताजमहल, लाल किला, मतलब राष्ट्रीय स्मारकों को जो हेरिटेज रहे हैं इतिहास में, उनको हमें संरक्षण देना है, ये 49 में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 50 कहता है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनमें से आपको एक आर्टिकल, दो आर्टिकल जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो 2 नंबर तो पा जाओगे यहाँ से, मतलब आरओ का पेपर है तो 1 नंबर पा जाओगे। यूपीपीसीएल में 1.3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो, मूल कर्तव्य 51 का में होते हैं, ठीक है, ये बताइए आपको। अब सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड आर्टिकल बताऊंगा जो आपको करने हैं। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, ये आपको याद रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 54 पूछेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है, 54 में, ठीक है। राष्ट्रपति का मतलब ये बताता है 54 कि राष्ट्रपति को निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। अब वो निर्वाचन की प्रकृति कैसी होगी, नियति कैसी होगी, रीति कैसी होगी, ये आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब क्या होगा। जैसे आपको पता है ना, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, लोकसभा के मेंबर, ठीक है, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो नॉमिनेटेड तो देते नहीं है, ठीक है, विधानसभा के मेंबर, है ना, और यूटी किसकी, पुडुचेरी और दिल्ली के यूटी के विधानसभा के मेंबर, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी ये बताता है आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 बताता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता आर्टिकल 57 बताता है, ये याद रखने आपको, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए शक्ति, ये सब नहीं, आर्टिकल 60। राष्ट्रपति की शपथ पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओथ पावर ऑफ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी अभी इम्पीचमेंट चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति ओथ लेता है, ओथ किसके सामने लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आगे, आर्टिकल 60 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत, ठीक है। अब राष्ट्रपति के खत्म हो गए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ये 62 है, तो ये छोड़ सकते हो। आर्टिकल 63 याद कर सकते हो, भारत का उपराष्ट्रपति से डील करता है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, आर्टिकल 64 है, मतलब राज्यसभा का क्या होता है भैया, चेयरमैन होता है, कौन, उपराष्ट्रपति, ये 64 में दिया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में दिया है, उपराष्ट्रपति 66 में, उपराष्ट्रपति की पदावधि 67 में, बस ये याद करो, ठीक है। उपराष्ट्रपति शपथ कहाँ लेता है भैया, आर्टिकल 69 के तहत, उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 69 के तहत, ठीक है। अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति करते हो नहीं, उपराष्ट्रपति क्षमता और आदि नहीं 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 नहीं, ये छोड़ दो। तो बस इनमें से कहने का मतलब क्या पकड़ा, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो 55, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, 56, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या उसकी पात्रता है, ये 57 में है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60। इम्पीचमेंट 61, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिया है, और ये शपथ लेता है भैया कौन सी, उससे, ये शपथ लेता है किससे, आर्टिकल आपका 69 से, ठीक है, आर्टिकल 69 इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में दिया है, और उसका टेन्योर क्या होगा, ये 67 में दिया है, मतलब पद अवधि क्या होगी, ठीक, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्टिकल, वो क्या, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो आपने पता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कभी भी राष्ट्रपति उससे सलाह ले सकता है, आर्टिकल 74, ठीक है। तो आर्टिकल 74 कहता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक। वहीं पे आपका आर्टिकल 15 नहीं, आर्टिकल 75 क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ठीक। तो कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डील करता है आर्टिकल 75 से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा आर्टिकल 74 से, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में आउट समझो। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ठीक है, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध प्रदान करते हुए, ये याद कर सकते हो इस टाइम, और अगेन इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, 78 में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और ये, ठीक है। संसद का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पार्लियामेंट से आर्टिकल आएगा ही आएगा,
क्योंकि पार्लियामेंट नई भी बनी है, पार्लियामेंट से रिलेटेड इतने विवाद भी हुए। संसद का गठन आर्टिकल 89 से होता है, ठीक है। राज्यसभा की संरचना 80, लोकसभा की संरचना 81, ठीक है। संसद का गठन 89, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ठीक है। याद रखना है, राज्यसभा अपर हाउस है तो ऊपर हो गया 80 और लोकसभा लोअर हाउस है तो ये हो गया 81, ठीक है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, कोई दिक्कत नहीं। संसद के सदनों की अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है 83, संसद के सदनों की अवधि इंपॉर्टेंट है 83। 84 संसद के सदस्यों के लिए आहारता की बात कर रहा है तो इतना कुछ खास नहीं है। संसद के सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 85। संसद के सत्र जैसे बजट, शीतकालीन, विंटर सेशन है ना, सत्रवासन और विघटन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद के सत्र से डील करता है। 86 सदनों के अभिभाषण का उनके भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 86। सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, तो इतने कुछ खास नहीं है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये इंपॉर्टेंट है, स्पीकर बहुत न्यूज़ में इस बार। राज्यसभा का मतलब स्पीकर नहीं, चेयरमैन, माफ कीजिएगा। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है, ये आर्टिकल 89 में आता है, ठीक है। अब 90 कुछ खास नहीं है। सभापति के पद को कार्यकाल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर के बारे में है तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में आता है। और यही चीज़ आपका किसमें, राज्यसभा की अगर बात कर लेगा तो वो किस में आ जाता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति, तो ये आ जाता है आपका आर्टिकल 89 में। और लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर 93, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना, ये 94 से डील करता है, हो सके तो याद कर लो, वैसे कुछ खास नहीं है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करना, उपाध्यक्ष ये नहीं है। संसद का सचिवालय, ये इंपॉर्टेंट है। सदनों में मतदान, रिक्तियों के मतदानों में सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, सदस्य के लिए निहरता नहीं, नहीं नहीं, जो बता रहा हूँ बस उतना करो बस। संसद के दोनों सदनों के नहीं। एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 108। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ज्वाइंट सिटिंग जो बैठती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा, ठीक है। 111 विधेयक पर अनुमति, 112 वार्षिक वित्तीकरण, तो कहने का मतलब है ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 108 कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग, और धन विधेयक 110, ठीक है। चलिए, संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया, कोई मतलब नहीं। विनियोग विधेयक, कोई मतलब नहीं। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान छोड़ सकते हो, इनमें नहीं कुछ ऐसे है। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया अधिनियम संसद में प्रयोग करने, संसद में नहीं। चलो, अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब ऑर्डिनेंस जो होगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 123 में। यही सेम शक्ति गवर्नर को 213 से मिल जाती है आर्टिकल, इसी को उल्टा कर दो, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। जितना कह रहे हो उतना कर लो, आराम से हो जाएगा, परेशान मत। चलो, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे। 124 डील करता है भैया उच्चतम न्यायालय से, किससे, उच्चतम न्यायालय से डील करता है 124, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट 124। 124 है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग, ठीक है, तो ये दोनों कम है। 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों की वेतन से इंपॉर्टेंट। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आर्टिकल 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, 127। तदर्थ न्यायाधीश 127, तदर्थ न्यायाधीश 127, ठीक है। उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, अब देखो बाई चांस ये समझो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिटायर हो गया, उसको वापस बुलाना है तो वो भी आर्टिकल 128 के तहत बुलाया जा सकता है, ठीक है, तो 128 में है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय का स्थान, कि भैया वो कहाँ बैठना है, जरूरत पड़ने पर उसको कहीं भी ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ये आर्टिकल 130 कहता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से आपको समझ लो आर्टिकल देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, तो ये रटने ही पड़ेंगे।
131 ये कहता है केंद्रीय अधिकारों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार है भैया, तो इसको हटा दिया गया है। 132 कहता है, तो यानी इसको छोड़ सकते हो, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। बजता याद रखो 132 की अपीली नागरिकता अधिकारिकता। सर्वोच्च न्यायालय की 132 आर्टिकल में क्या दिया, अपीली अधिकारिकता, ठीक है, अपीली अधिकारिकता, ठीक है। 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकता। मतलब 132 अपीली अधिकारिकता कहता है और वही 133 सिविल मामलों में अपीली अधिकारिकता की बात करता है, सिविल मामलों में। और वही 134 दंडिक विषयों में बात कर लेता है अपीली अधिकारिकता से, दंडिक विषयों में अपीली अधिकारिकता 134, नॉर्मल अपीली अधिकारिकता 132, सिविल केसों में 133, दंडीय केसों में 134, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। 134 ए छोड़ सकते हो। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की स्थापना, नहीं कोई मतलब नहीं है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत इंपॉर्टेंट है। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, यह भी इंपॉर्टेंट है। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता की वृद्धि, मतलब सुप्रीम कोर्ट के यार इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं सारे, ठीक है। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियां का उच्च न्यायालय को प्रदान किया जाना, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना, ठीक है। अब इसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुषंगिक, ये आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब चाहे उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है, मतलब एडवाइस ले सकता है, और वो एडवाइस उस पर बाइंडिंग नहीं होगी, पहली चीज़ ये समझ लो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगी। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, जितने ऊपर बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर एक बार रट लो फिर से। चलो, न्यायालय के नियम कोई मतलब नहीं, आगे उच्चतम अधिकारी, भारत का नियंत्रक और लेखा परीक्षक, इसमें बस आपको 148 से याद करना है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें बस ये याद रखो आर्टिकल 148 महालेखा परीक्षक या कैग, ठीक है, बहुत है इतना। चलो 152 पे आ जाते हैं, राज्य की परिभाषा, राज्यों के राज्यपाल, तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्यों के राज्यपाल से डील करता है। गवर्नर से पूछेगा कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो बताओगे आर्टिकल 153, ठीक है, ये याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के थ्रू होती है, और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ छोड़ सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, राज्यों के राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यपाल की पदावधि क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 156 में दी हुई है, ठीक है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, ये आर्टिकल 157 में दिया है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होती हैं, ये आर्टिकल 158 में दिया हुआ है, राज्यपाल के लिए पदों की शर्तें, ठीक है। और जो आपको याद रखना है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो सब नहीं याद किया जा सकता है ना पूछता है। क्षमा करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल की 161 में दी है, किस में दी है, आर्टिकल 161 में दी हुई है, ठीक है, आर्टिकल 161। और क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति की किस में दी है दोस्तों, तो आर्टिकल 72 में दी है, किस में दी है, आर्टिकल 72 में, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति 161 और राष्ट्रपति की पूछ ले क्षमा करने की शक्ति तो आर्टिकल 72, ठीक है। राज्यपाल की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो है 213 और प्रेसिडेंट की अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है 123, ये गवर्नर की है, ये प्रेसिडेंट की है, इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। चलो राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें अगर, जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद 74-75 में है, यहाँ पे 163 में है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। जैसे वहाँ 74 था ना कि भैया प्रेसिडेंट को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, ऐसे ही राज्यों में 163 के तहत क्या है, राज्यपाल को सहायता चाहिए होगी मंत्रिपरिषद से तो ले लेगा। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है 164, ठीक है, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य का महाधिवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट का एडवोकेट जनरल बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य का महाधिवक्ता 165, कैग इंपॉर्टेंट है 148, महान्यायवादी इंपॉर्टेंट है 76, पार्डनिंग पावर 72, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट 123, गवर्नर 213 और आर्टिकल 1 से 51, बस इन्हीं में से मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो राज्य का महाधिवक्ता कौन हो जाएगा, 165 हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यही सेम कर्तव्य आर्टिकल 78 से किसके पास है, पीएम के पास, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो जो 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है वही आर्टिकल 78 में पीएम प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। चलो अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 169 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है, ठीक है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सर्जन करना। सिर्फ 6 जगह ही विधान परिषद है। कमेंट में अगर बता सकते हो कौन कौन है तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक, कहाँ कहाँ विधान परिषद है। आर्टिकल 169 के तहत बनती है विधान परिषद, ठीक है। विधानसभाओं की संरचना कोई मतलब नहीं, विधान परिषदों की संरचना 171 याद कर सकते हो, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 176 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यों के विधानों की विधानमंडली की अवधि इतना कुछ खास नहीं है। राज्य के विधानमंडल के सत्र स्वशासन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये राज्यों के बारे में हो गया। बाकी केंद्र के ज़्यादा पूछता है, ठीक है। संसद जो है, संसद से ज़्यादा आते हैं सवाल, इन सबसे आर्टिकल कम आते हैं अमूमन, तो ये याद रखो जो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आर्टिकल 178 में दिया हुआ है, यहाँ से बात करेगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी दोस्तों याद करना चाहते हो तो अपना कर लेना, बाकी इनमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। एग्जाम टाइम है, फालतू देखो ना याद कर पाओगे ना मैं बताऊंगा, कोई मतलब नहीं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट देखो, उच्च न्यायालय के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सिर्फ वहाँ चलेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय जो आते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ दिया है, 214 में दिया। कहाँ दिया है, 214 में दिया। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिया था, 124 में दिया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 1 2 का 4 और 2 1 4, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना इंपॉर्टेंट है, 215, इसके सारे इंपॉर्टेंट हैं। उच्च न्यायालयों का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 216 के तहत होता है। उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 के तहत होता है, ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ये आर्टिकल 217 में दी है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद 217। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना, कुछ खास नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन दिलवाएगा भैया इनको शपथ, ये बताओ। चीफ जस्टिस को कौन दिलवाएगा, गवर्नर दिलवाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो मतलब जो ओथ लेते हैं आर्टिकल 219 के तहत लेते हैं, ठीक है। और स्थायी न्यायाधीशों के रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्थायी न्यायाधीश हैं वो कोई और विधि व्यवसाय मतलब अपना लॉ ऑफिस नहीं चला सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 220 में प्रतिबंधित है, ठीक है। अपना अलग से काम नहीं कर सकते कानूनन। न्यायाधीशों के वेतनों की शक्तियाँ 221 में दी गई हैं, ठीक है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतःकरण, ठीक है, या अंतरण, एक न्यायाधीश मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय का, वो 222 में। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, ये होती है 223 के तहत, ठीक है, 223 के तहत। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये होती है 224 के तहत, ठीक है। रिट पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 226। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 226 में दी हुई है, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है, बस इतना ही आपको करने हैं। चलो आगे आते हैं, 226A क्या कह रहा है, तो अधिनियम की वैधता निरस्त हो चुका है तो कोई मतलब नहीं। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 में, ठीक है। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण 228 से कहता है, ठीक है। उच्च न्यायालयों के अधिकारों और सेवक तथा व्यय, ये सब मतलब नहीं है। उच्च न्यायालय की अधिकारिकता, बस बस इसमें और कुछ नहीं, आपको बस वही याद रखने, ठीक है। ये हाँ, ये याद कर सकते, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये छूट रहा था मुझसे, एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 231 कहता है 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये 231 कहता है, बस मान लो मेरी बात, इतना इतना कर लो, बहुत है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पहुँचते हैं। अब हम लोगों को देखना है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य, इसमें जो आपको याद रखना है आर्टिकल 239 रखना है, इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 239 से डील करता है। पार्ट पूछे कौन सा है दोस्तों, तो पार्ट 8 में है, ठीक है। पार्ट 8 आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। 239A कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखो अभी तक कहाँ है, दिल्ली में मुख्यमंत्री देखे होंगे आपने और पुडुचेरी में, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर में अभी बने नहीं है, यूटी बन गई, ठीक है। तो 239A कहता है कि यूटी में भी विधानमंडल बन सकता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। 239AA बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। बहुत बार पूछता है कि 239AA किससे डील करता है, 239AA तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। बाकी ये कुछ खास नहीं है, इनको मारो ठोकर, ठीक है, इनको मारो ठोकर। इनमें एक बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़्यादा नहीं, 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कुछ संघ यूटीज़ के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है, ठीक। तो एक ये याद रखो, ये याद रखो, ये और ये 4 आर्टिकल इसमें याद रखने, ठीक है।
पंचायत में बस इतना याद रखो 243 पंचायत की परिभाषा बताता है, ठीक है। बाकी पंचायत में इतना पूछता नहीं है आपसे, इतने नहीं आपको याद रखने, बस इतना याद रखो 243 का से 243 कहाँ तक डील करता है, ड़ा तक। ये पूछ लेगा आपसे कि पंचायत का आर्टिकल क्या इंपॉर्टेंट है, 243 का से 243 ड़ा तक, ठीक है। बाकी और ना पूछता है ना आपको याद रखना है, परेशान मत हो, फालतू की बात है। 243 का से 243 ला तक पंचायत से डील करता है ये। फिर नगर पालिका 243 ता से लेके 243 या छा तक, ठीक है। 243 या छा तक, ठीक है। या छा का मतलब समझे क्या हुआ? जैसे एक चीज़ समझ लो, ता था दा धा ना फा बा भा मा यारा लावा, फिर यक, फिर या के बाद क्या शुरू हो गया, का खा गा गा अंगा चा छा, ऐसे समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे ABCD वाला ज़्यादा बढ़िया लगता है इसमें। 243 ता से लेके 243 या छा तक ये नगर पालिका, बस ये याद रखना आपको, ये सब कोई नहीं पूछता आपसे। सहकारी समितियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 243 याजा, 243 याजा से लेकर कहाँ तक शुरू होती हैं, 243 याना तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों, बस ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक वो शुरू होते हैं, ठीक है, और नहीं इसको याद रखना है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसमें आपको नहीं याद रखना है, बस 244 याद रख लो। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से डील करता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 244। अब जो आपको याद रखना है वो है 266, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेख है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 266 में। और 267 मोस्ट इंपॉर्टेंट आकस्मिकता निधि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बस ये 2 आर्टिकल याद रख लो, ठीक है। भारत और राज्यों की संचित निधियाँ 266, आकस्मिकता निधि 267, ठीक है। इसके बाद जो इसमें याद रखना है वो ये 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये तो आपको याद ही होगा, इसको याद करने की ज़रूरत ही, कि ये याद होगा आपको, वित्त आयोग 280। फिर जो आपको याद रखना है 300A या 300 का, ये संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। अब ये लीगल राइट है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए, ठीक है। बिना मतलब बाय लॉ ही आपकी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है, बाय लॉ नहीं, ठीक है, मतलब विदाउट लॉ नहीं, ठीक है। 300A इंपॉर्टेंट है, 300A, ठीक है, 300A, बस जितने हैं वही याद करने हैं। 300A कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए, पहले ये फंडामेंटल राइट था जिसको हटा दिया गया। चलो, भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, इसमें दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाले आए नहीं आज तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 300 वाले, ठीक है। 308 निर्वाचन की बात करता है, ठीक है, लोक सेवाओं के निर्वाचन की बात करता है। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ठीक है। जो भी आप देखते हो ना IAS IPS, इनसे रिलेटेड शर्तों की शक्तियाँ इसी में दी गई हैं, ठीक है, वो 309 में। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी, संघ या राज्य की जो सेवा करे उनकी पदावधि क्या होगी, 310 में। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये 311 कहता है। 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय सेवाएं, 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पे डील करता है, IAS IPS, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 312, ठीक है। 312 है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिशहित करने की संसद की शक्ति, ठीक है। 313 संक्रमणशील उपबंध, ये कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो हटी है। 315 इंपॉर्टेंट है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, जितना कहूँ उतना कम। पूछेगा भैया संघ लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315, आर्टिकल 315, ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति पदावधि 317 में आता है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, यह आर्टिकल 317 में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, बाकी कोई इतना नहीं पूछता आपसे, ठीक है, इतने ना कोई याद कर सकता है ना पूछता है, बस इसमें इतना याद कर लोगे ना कि लोक सेवा आयोग 315 से 323, इतना याद कर लो। 315 से 323, 315 क्या कहता है, 315 कहता है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। और बाकी 315 से 323, ठीक है। अधिकरण इंपॉर्टेंट है, बस ये 323A, अधिकरण कहाँ है, 323A, बस और कुछ नहीं, अधिकरण 323A, अधिकरण 323A। अभी कमेंट में बताओ अधिकरण पार्ट में कौन सा है और कौन से संविधान अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, अभी ऊपर बताया है, बताओ ज़रा। निर्वाचन में बस इतना याद रखना है, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से डील करता है, 324 से लेकर 329, ठीक है, 324 से 329 निर्वाचन आयोग, ठीक है, 324 से 329 निर्वाचन आयोग।
ठीक है, बस इतना याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा। 324 से 29 पार्ट अगर पूछ ले तो पार्ट बता दो 15। ठीक है, 324 निर्वाचनों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, 325 धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर यह सब। एक आर्टिकल इसमें और इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में, ये बहुत पूछता है इसमें। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 326 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जितने भी 18+ के लोग हैं, वयस्क हैं, वो मताधिकार कर सकते हैं ना। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार, एक सेकेंड, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। 324, ठीक है, निर्वाचन के अधिक्षण वगैरह से डील करता है। 326 की 18+ के लोग वोट दे सकते हैं, निर्वाचन डील करता है। 324 से 329 पार्ट 15। ठीक है, 327 विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 328 बस बाकी इतना नहीं है, बस उतना ही अब याद रखो। ठीक है, 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही मैं ढूंढ रहा था। मतलब जो कोर्ट है वो निर्वाचन से रिलेटेड मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। बस आपको 3 याद रखने, 24, 26, 29। 24 निर्वाचन के अधिक्षण, 26 18+ के वोट, 29 न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ये 330, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करेगा। कौन सा आर्टिकल पूछे तो आप बताओगे 330। ठीक है, और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में था, अब ये तो खत्म ही हो चुका है, पर आर्टिकल याद रख लो, पूछ सकता है। ठीक है, 331 के तरह एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेशन मिलता था 2 लोगों को लोकसभा में, वो हट गया। और रिजर्वेशन SC ST को 330 के तहत मिलेगा लोकसभा में, और यही SC ST को राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलेगा आर्टिकल 332 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 332, तो 330 के तहत, एक सेकेंड, 330 के तहत लोकसभा में रिजर्वेशन है और 332 के तहत राज्यसभा में रिजर्वेशन है। 331 के तहत एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेट कराया जाता था। 333 के तहत एंग्लो इंडियन को राज्यसभा में नॉमिनेट कराया जाता था, सॉरी, राज्यों की विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में यहाँ 2, यहाँ 1 थे, पर अब ये प्रोविजन हट गया है। 331 और 333 अब ये हट चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सेवाओं पदों से ज़्यादा दावे। ये 338 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इंपॉर्टेंट है 338। फिर इसी से 338A निकाला गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं बोलूँ उससे कम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और दोस्तों अगर इसमें अमेंडमेंट पूछ ले तब क्या करोगे? 89 था, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ा गया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी आर्टिकल 338 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत पूछता है दोस्तों। इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों अगर पूछ ले तो इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जरूर याद रखना कि 338A 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 338B 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, 332 राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए रिजर्वेशन, और 330 लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। 338 अनुसूचित जाति, 338 अनुसूचित जनजाति, 338B पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, और एक आपको 339 याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी इसको याद कर सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि राजभाषा भैया ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 17 में है, और प्लस आर्टिकल 343 से 351 में है। ठीक है, आर्टिकल 343 से 351 ये बहुत पूछता है, समझ लो। ठीक है, 343 से 351। ठीक है, राज्य की राजभाषाएं ये 345 में है, संघ की राजभाषा 343 में है, संघ की राजभाषा 343 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां 344, कुछ खास नहीं है, ये बस इतना याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग बोली जाने वाली भाषा के संबंध विशेष उपबंध, नहीं ये भी नहीं था, ये है 348 कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये आर्टिकल 348 में, कि भैया सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषा क्या होगी, ये 348 में दी हुई है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है, हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश, ये 351 में, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। बस इसमें आपको ये याद रखना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा सुविधाएं 350 है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहने का मतलब है 351 इंपॉर्टेंट है, ठीक। 348 इंपॉर्टेंट है, 343 और 45, और मेन है पार्ट 17 343 से 51 राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भैया आपातकाल, ठीक है। आपातकाल की घोषणा 352 के तहत होती भैया 3 ग्राउंड पे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। तो आपातकाल की उद्घोषणा 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। 353 आपात उद्घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है ये बताता है, ठीक है। आपात की जब उद्घोषणा होती है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में राजस्व का वितरण नहीं 352 53 याद रखो। 356 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने का दशा में उपबंध, ठीक है। मान लो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट रूल फेमस जो है ना वो 356 के तहत ही लगता है, प्रेसिडेंट रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 357 कहता है 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है। मतलब जैसे 356 लगा दिया तो अब 357 के तहत उनका प्रयोग करोगे, तो वो कुछ खास नहीं है, आप इसको याद रखो। और ऊपर के 52-53, ठीक। 358 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपातकाल के लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो ख़त्म हो जाता है। पूछेगा ना अनुच्छेद 19 कब खत्म होता है भैया, तो आप बताओगे आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल की घोषणा होती है अंडर आर्टिकल 352 तो उसको हटा दिया जाता है। मतलब आपातकाल लगता है तो 352 के तहत है और अनुच्छेद 19 छीना जाता है 358 की पावर का यूज़ करके, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। चलो 359 आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रवर्तन का निलंबन, ठीक। 359 ये हट चुका है, कोई मतलब नहीं। 360 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल के बारे में है जो आज तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगा, तो 360 356 358 352 53 याद करना है आपको। अब जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है 368 भैया, संविधान के संशोधन करने की शक्ति, ठीक है, संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है। ये तो याद भी होगा आपको, संविधान के संशोधन करने की पार्लियामेंट की शक्तियाँ 368। लोकसभा ही राज्यसभा ही संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है। अब दोस्तों इससे तो एक आर्टिकल आता ही आता है, एक आर्टिकल इससे आता ही आता है, ये तो रटना ही रटना है। कहाँ से शुरू होता है ये, यहाँ से भैया। 370 हट ही गया है तो इससे मतलब नहीं। 371 ऐसे डायग्राम बना लो। 371 आर्टिकल महाराष्ट्र और गुजरात से डील करता है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है, मतलब विशेष उपबंध है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। 371 का या ए ये नागालैंड के लिए है। 371 ए नागालैंड। 371 बी या खा असम के लिए विशेष उपबंध। 371 बी असम के लिए। 371 सी या गा मणिपुर के लिए है। 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा सिक्किम। 371 छा मिजोरम। 371 जा अरुणाचल प्रदेश। झा गोवा। 371 डा कर्नाटक। ये एकदम कहने का मतलब है रटना ही रटना है, इसका कोई उपाय नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो। 371 का 371 महाराष्ट्र गुजरात। 371 का नागालैंड खा। 371 असम। 371 गा मणिपुर। 371 गा आंध्र प्रदेश। 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा सिक्किम राज्य संबंध में विशेष उपबंध। 371 छा मिजोरम। झा अरुणाचल प्रदेश। झा गोवा। डा कर्नाटक। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको इतने संविधान में आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखने हैं, ना समय बर्बाद करना। अगर इतने कर लिए दोस्तों जितने मैंने बताए हैं, अगर ना फंसे तब मुझसे कहना, आप इतना ही कर लो मेरी बात मान के, अच्छे से इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो लिस्टिंग, ज़रा कमेंट में बताओ। क्या पॉलिटी में क्या लिस्टिंग देखना चाहते हो, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के फैक्ट भी बताऊँ या क्या, मुझे कमेंट करके बताइए।